जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ना, इसका नाम है परसेप्शन एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को परसीव करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ठीक है, समझना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन होता क्या है? परसेप्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल सेलेक्ट और इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल होता है, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसको मीनिंग देने की कोशिश करेगा किसी भी इन्वायरमेंट में। देखो, हर इंसान का किसी न किसी चीज़ को परसीव करने का पर्सपेक्टिव जो है वो अलग होता है। वो किसी चीज़ को किसी और अंदाज से देखते हैं, ठीक है, इस तरह से। जो लोगों का बिहेवियर होता है वो बेस्ड करता है परसेप्शन पे ऑफ रियलिटी और नॉट ऑन रियलिटी इटसेल्फ। उसकी अपनी कोई रियलिटी नहीं समझ जाती, वो ये समझता है कि जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ये चीज़ ऐसी लगती है, वही रियलिटी, ठीक है। हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब बाज़-औक़ात हम चीज़ों को परसीव इस तरह से डिफरेंट कर लेते हैं, रियलिटी से वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग किसी फर्म में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर देख कर कहेंगे कि कितनी अच्छी फर्म है, अगर मुझे भी यहाँ पर जॉब मिल जाए तो मतलब कि यहाँ पे तो बहुत ही बोनसेस मिलते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है। मतलब कि वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जब तक खुद उसमें एंटर ना हो। इस तरह कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी सोच के लगता है। लेकिन जब इंसान खुद उसमें दाखिल होता है, उसको रियलिटी का नहीं पता होता, बस वो एक पर्सपेक्टिव से बस देख रहा होता है। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वो कहता है कि कोई एक फर्म है, ठीक है, वो एक बहुत ग्रेट प्लेस है काम करने के लिए, वहाँ पे फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस है, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, एक्सीलेंट बेनिफिट्स हैं। बट मोस्ट ऑफ अस इट इज़ अनयूजुअल टू फाइंड सच एग्रीमेंट। लेकिन हमें इसके सच एग्रीमेंट का बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस परसेप्शन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी परसेप्शन पे जो है वो असरअंदाज होते हैं? वो उन्होंने बताया काफ़ी है। एक तो ये कि परसीवर जो किस तरह से चीज़ों को टारगेट करता है और वो सिचुएशन कौन सी होती है। इसके ना इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है कि एक शख्स है, उसने नाइट में कोई पार्टी थी, तो उसने बहुत लाइक एक गर्ल ने जो है वो नाइट पार्टी में बहुत अच्छा सा गॉन वगैरह वेयर किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे वो बहुत मतलब कि अच्छा लगा, लेकिन वही स्कूल टाइमिंग में या कॉलेज टाइमिंग में वही वाला जो है वो गॉन जो है वो स्टाइलिश किस्म का गॉन था, जो वो सुबह मॉर्निंग में भी वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहन आई, तो वो उस टाइम पे उस सिचुएशन पे वो चीज़ ठीक नहीं थी, ठीक है। ये भी जो है वो मैटर करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है। अब उन्होंने कहा है कि परसेप्शन में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो सिचुएशन, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करती है, फिर टारगेट, फिर द परसीवर। सिचुएशन में क्या आएगा कि वो टाइम कौन सा है, जिस टाइम पे कहते हैं ना कि एक टाइम पे एक चीज़ अच्छी लग रही है। जैसे कोई इंसान, किसी की डेथ हुई है और वो वहाँ पर बहुत ज़रा स्टाइलिश से कपड़े पहन के चला गया है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। और वर्क सेटिंग मतलब कि जिस सोशल सेटिंग, ये भी उस चीज़ पे, सिचुएशन पे जो है चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। सेकंड आते हैं टारगेट, कि हम लोगों ने इंटेंसिटी देखनी है, मतलब कि ये जान जाए कि इसमें भी वही चीज़ें आ रही हैं, इंटेंसिटी, बैकग्राउंड, नोवेल्टी, मोशन, साइज। टारगेट करना उस चीज़ को जिसको हम लोग परसीव करना चाहते हैं, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, वो कितनी शिद्दत से है, उसका साइज क्या है, ये हम खुद से जो है परसीव करेंगे। और परसीवर, परसीवर का एटीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में, एक्सपेक्टेशन उसकी क्या है, ये चीज़ें जो तीनों है ना, ये इन्फ्लुएंस करती हैं परसेप्शन में। अच्छा, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस परसेप्शन, इसको भी आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले है कि आप व्हेन यू लुक एट टारगेट, जब आप एक टारगेट की तरफ देखते हो इंटरप्रेट करने के लिए कि आप क्या देख रहे हो, तो आप जो है वो उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हो, जैसे कि एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, पास्ट एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, हाँ, इसमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप लोगों ने कुछ टारगेट को, अगर कोई एक टारगेट है, आपने उसको जो है वो परसेप्शन उसके बारे में करनी है, तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे करोगे। जैसे हम कहेंगे कि इस कॉलेज के बच्चे जो है वो, कि किसी भी कॉलेज के बच्चे हम लगा लेंगे कि ये बहुत बदतमीज़ है, ठीक है, या हम लगा लेंगे उन्हें उन्हें कोई पढ़ना नहीं आता, तो हमने एक परसीव कर लिया और हम लोग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखेंगे, उनमें अच्छाइयाँ कि हम लोगों ने उसकी बिहाफ पे उन्हें जो है वो इस तरह करार दिया। जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि हमारे जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे माइंड में हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी बेस पर हम लोगों को जज करते हैं, परसीव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो यंग पीपल है वो लेजी होते हैं, तो आप परसीव करोगे कि जो भी यंग है वो सारे लेजी हैं, ठीक है। आप उनकी जो एक्चुअल ट्रेड्स है ना, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप लोग नहीं देखोगे।
इस characteristics of the target we observe can affect that we perceive. Loud people are more likely to be noticed in a group than quiet ones. उन्होंने कहा है कि जो हमारी परसीव पर इफेक्ट वो चीज होती है जो कि हमें ज्यादा नुमाया हो, जैसे कि एक ग्रुप है उसमें ज्यादा जो लाउडली बोल रहा होगा या कोई झगड़ा कर रहा होगा तो वो ज्यादा हमारी जो है वो टारगेट हम उसको कर सकते हैं और उसके बारे में जो परसीव कर सकते हैं। फिर उन्होंने बात की कॉन्टेक्स्ट यानी सिचुएशन भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, इन्फ्लुएंस करती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताई ना कि किसी ऑब्जेक्ट को एक टाइम पे एक मोमेंट पे देखना, मे बी वो लोकेशन वो टाइम चेंज हो, उस पर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने बताया कि नाइट क्लब में सैटरडे नाइट क्लब में जो है वो किसी ने मॉडर्न ड्रेस जो है वो वेयर किया था और वही जो है वो ड्रेस जो है वो उसने मॉर्निंग में पहन आया था, ठीक है, मैनेजमेंट क्लास में। तो तो इससे भी जो है वो आपकी अटेंशन उसकी तरफ जाती है। लेकिन नॉट द परसीवर चेंज नॉट द टारगेट बट सिचुएशन इज डिफरेंट। ना परसीवर चेंज हुआ है ना टारगेट चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, सिचुएशन चेंज हो गई है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी का ये मतलब होता है कि हम किसी को उसकी किसी एक खसूसियत की बिना पर उसको जज कर लें, ठीक है, हम उसका ओवरऑल ना देखें, ठीक है। एट्रीब्यूशन थ्योरी ट्राई करती है एक्सप्लेन करने के लिए कि हम लोगों को डिफरेंटली जो है वो परसीव करते हैं, उनके बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं। जैसे कि हमने उनको एट अ मोमेंट को इनका बिहेवियर देखा है कि एक बच्चा जो है वो बड़ा झगड़ालू है, ठीक है, या फिर वो बहुत सुस्त है, तो हम उसके बारे में राय कायम कर लेंगे कि इस तरह से है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये जो उसके एट्रीब्यूशन थ्योरी बताती है कि ये जो भी उसका बिहेवियर हो सकता है ना, ये इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। इसके बारे में ये एग्जांपल है, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो क्लास में जो है वो लेट आ रहे हैं, ठीक है, लेट आ रहे हैं, अब रोजाना ही लेट आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो सोए लेट उठते हैं, वो इनका इंटरनली मसला है, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं वो जो है वो लेट आ रहे हैं, लेकिन उनकी वजूहात क्या है कि कभी कभी लेट आ रहे हैं, वो मसला हो सकता है कि वो ट्रैफिक का मसला था रास्ते में या कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो इस तरह के मसले को एक्सटर्नल कहते हैं, और जो हमारा हम अपने आप को कंट्रोल नहीं ना कर पाते, जैसे हम अपने गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाते, तो ये हमारा इंटरनली मसला है। और जो बैरूनी कोई अवामिल है जैसे कि, तो वो हमारा एक्सटर्नल में आएगा, ठीक है। थ्री फैक्टर्स में उन्होंने कहा इसको डिवाइड किया हुआ है। डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, जिसको अब आगे क्लैरिफाई किया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने जो है वो डिफरेंशिएट किया हुआ है किसको, इंटरनल और एक्सटर्नल पोजीशन को। उन्होंने कहा है कि जो इंटरनल क्योज होती है ना बिहेवियर की, इंटरनल जो वजूहात होती है वो ये होती है कि एक पर्सन जो है वो अब वो अपने पर्सनल कंट्रोल में जो है वो मतलब कि रहता है या नहीं रहता, उसके मतलब कि वो ऐसी सिचुएशन में जिसमें उसका अपने आप पे कंट्रोल होना जरूरी होता है। जैसे कि अगर उसको पढ़ रहा है वो, और अगर उसको नींद आ रही तो वो अपने आप को कंट्रोल करेगी, मुझे अभी नहीं सुनो, तो ये इंटरनली होता है। और ऐसे फैक्टर्स जो कि इंसान को जैसे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो इंसान को असरअंदाज इंसान पर होते हैं, तो वो एक्सटर्नल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखी हुई है कि अगर एक एम्प्लॉय काम पे लेट आता है तो हम यू माइट एट्रीब्यूट, आप ये अंदाजा लगाओगे कि मे बी वो रात देर तक पार्टी करता रहा इसलिए वो ज्यादा सो लिया उसने, ठीक है, तो ये इंटरनल एट्रीब्यूशन है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि वो लेट इसलिए आया कि जो है वो एक्सीडेंट हुआ था रास्ते में, तो आप कहोगे कि ये जो है वो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है, ठीक है। इंटरनल उसकी अपनी वजूहात और एक्सटर्नल बाहर की वजूहात। फिर आगे हमारे पास इसके थ्री जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताए हुए इसकी थ्री फैक्टर्स बताए हुए हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है, इम्तियाज, मतलब कि सबसे जो है वो अलग। इसमें है कि इस डिफरेंट सिचुएशन में एक शख्स अपना बिहेवियर किस तरह से शो करवाता है, ठीक है। जैसे कि एक एम्प्लॉय है वो काम पे लेट आया है, इट आल्सो वन अबाउट द क्लिक कंप्लेन द ब्लो ऑफ कमिटमेंट, और बाकी भी लोग कहेंगे कि ये अपनी कमिटमेंट से जो है वो पीछे हटता है, ठीक है। फिर हम ये समझेंगे कि ये इसका जो बिहेवियर है ये कौन सा है, यूजुअल है, ये करता ही इस तरह से है। इफ एम्प्लॉय शो डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन देन बिहेवियर इज एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन इट नॉट जज द बिहेवियर टू बी इंटरनल। मतलब इसका ये मतलब है कि हम अगर देखेंगे कि अगर एम्प्लॉयज भी कह रहे हैं कि हाँ ये हमारे साथ भी कमिटेड होकर ये बात नहीं जो है वो पूरी करता, तो अगर जो है वो ये देखा जाए कि डिफरेंट सिचुएशन में वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, जैसे कि अभी वो कुछ शो कर रहा है बाद में कुछ शो करेगा, तो वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है, वो माहौल के मुताबिक जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर
जो है वो सेम होगा, जो लोग कह रहे हैं उसी तरह से वो कर रहा है। जैसे कि अगर बदतमीज है तो वो बदतमीज ही रहेगा, तो वो इंटरनली एट्रीब्यूशन उसके आगे, ठीक है। इम्तियाज मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना, क्या पहले इस तरह से था या अब इस तरह से है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्सियसनेस। इसमें ये है कि जो भी हर कोई है ना उसमें भी सिमिलर सिचुएशन में वो सिमिलरली बिहेव करेगा। जैसे कि हम देखें, एक पर्सन लेट आ रहा है, ठीक है, अपने वर्क पे, या बच्चे लेट आ रहे हैं, तो मे बी वो भी इकट्ठे ही लेट आ रहे हैं 6 या 7, तो हम ये अंदाजा लगाएंगे कि इकट्ठे अगर ये लेट आ रहे हैं, मे बी वो सब एक रास्ते से आ रहे हैं और वहां पे एक्सीडेंट वगैरह हुआ, ठीक है। तो यहाँ होगा कि ये जो है वो सेम वे में सेम जो है वो बिहेवियर यहाँ पे शो किया जाता है। द बिहेवियर ऑफ लेट एम्प्लॉय मीट्स दिस क्राइटेरिया इफ ऑल एम्प्लॉयज हु टुक द सेम रूट टू वर्क वर आल्सो लेट। फ्रॉम एन एट्रीब्यूशन परस्पेक्टिव में हम देखते हैं, इसमें जो है वो एक्सटर्नल है, इसमें इंटरनल कोई नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल वजूहात है, क्योंकि सब आ रहे हैं लेट, क्योंकि वो रास्ते में प्रॉब्लम है, तो ये एक्सटर्नल वजूहात होंगी, इंटरनल नहीं होंगी, सब में एक जैसी होंगी। फिर हमारे पास आ जाती है कंसिस्टेंसी। पर्सन के एक्शन में कंसिस्टेंसी पाई जाए, मतलब कि जो वो 10 दिन पहले कर रहा है वही वो 20 दिन पहले कर रहा हो, ठीक है, इस तरीके से। अगर एक पर्सन है वो 10 मिनट लेट आ रहा है, ठीक है, महीने में 1-2 दिन, तो हम उसको ना परसीव करेंगे कि ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ये कभी कभी ऐसे है ना, अगर वो महीने में 1 या 2 दिन लेट आए, ठीक है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी रोजाना जो है वो लेट आ रहा है, तो ये इस पे हम लोग कहेंगे कि इसका इंटरनल एट्रीब्यूशन है, मतलब कि इसके इंटरनली कोई इसको मसला है, ये अपनी नींद पूरी करके जाता है, ठीक है। आगे उसको ना ये बनाया हुआ है उन्होंने डायग्राम सी, तो वहां पे उन्होंने बताया हुआ है जैसे इंडिविजुअल का बिहेवियर है, आप कंसिस्टेंसी देख लो कि यहाँ पे जो है वो इंटरनल जो है वो हाई होती है और लो जो है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। उसी चीज को जो है वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, इसको करने से ये होती है, आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना, फिर इंटरप्रेट करना, फिर आप उसको एट्रीब्यूशन देते हो। पहले ऑब्जर्व करते हो ये प्राइस लेट क्यों आ रहे हैं, इंटरप्रेट करते हो, समझने की कोशिश करते हो, फिर आप कहते हो कि क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्यों किन वजह से वो लेट आ सकता है। कॉमन शॉर्टकट्स ऑन जजिंग अदर्स, ये शॉर्टकट्स बताएं किस तरह से हम लोगों को जज कर सकते हैं। सबसे पहले जो बताया वो ये है सिलेक्ट पर्सपेक्टिव, कि लोग हैं ना, लोगों को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, जो वो देखते हैं, जो उनका पर्सनल बैकग्राउंड होता है और जो उनके एटीट्यूड होते हैं, उसकी बेस पर वो लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनको देखने के लिए। सेकंड आ जाता है हमारे पास हेलो इफेक्ट, ठीक है। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है एक जनरल इंप्रेशन किसी के बारे में रख देना, किसी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। देखो, एक हम लोग एक क्लास से गुजरने हैं, एक बच्चा जो है वो बहुत ऊंची ऊंची बोला लड़ा, और हम कहते हैं, और मैं पर्सपेक्टिव भी ये बना लूंगी सिंगर उसकी करेक्टरिस्टिक पे, ये तो बहुत बदतमीज है, इसको तो होना नहीं चाहिए क्लास में, तो बच्चों से लड़ता है, ठीक है, ये मैं बना सकती हूँ। या फिर कोई एक शख्स है वो बहुत अच्छे तरीके से सबको ट्रीट कर रहा है, जैसे उसने मुझसे कोई अच्छे तरीके से बात की, तो मैं उसके सिंगल पर्सपेक्टिव करेक्टरिस्टिक पे मैं कह दूंगी कि ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, ठीक है। ये हेलो इफेक्ट हमें बताता है। फिर हमारे पास आता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। इसमें ये होता है the contrast effect is when something is seen alongside something else and the difference between the two items in very obvious, मतलब इसमें दो चीजों के दरमियान जो है कंपैरिजन करना है, 2% भी हो गए, उनके दरमियान भी कंपैरिजन करना है, किसमें अच्छी चीज क्या है और इसमें अच्छी चीज क्या, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है और उसके क्या है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्शन। अब common example is cheating spouse who suspects their partner is being unfaithful, मतलब कि इसमें ये होता है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम दूसरों को भी समझते हैं कि भी वैसा ही है, ठीक है। जैसे एक बच्चा चीटिंग कर रहा है, वो कहेगा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे करवाई है, वो उस पर भी इल्जाम लगा देगा, तो एक के साथ जो है वो दूसरे का भी पता चलता जाएगा, तो ये इसमें ये चीज आ जाती है। फिर आता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं तकियानोसी, कि इंसान जो है वो अपने माइंड में किसी के बारे में कोई बात बना ले, तो वो कहते हैं कि इस तरह से ही हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी ना, जैसे नॉर्दर्न एरियाज हम लोग जाएं, तो वहां पर कोई पर्सन अच्छे से ट्रीट करे, तो हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल ही अच्छा है सारा। लेकिन अगर कोई मिनियोरिटीज में अगर हम देख लें, तो कोई एक बुरा है, बदतमीज है, या फिर उसमें ट्रीट अच्छा नहीं किया, तो हम कहेंगे कि ये सारे इस मजहब के सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग होती है कि हम एक की बिहाफ पर हम पूरे जो है ग्रुप ऑफ पीपल उनके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन और शॉर्टकट्स। अब स्पेसिफिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है।
अब जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में भी आप लोग देख लो, कॉलेज में भी देख लो, तो बच्चे एक दूसरे को देख कर इस तरह जज ही जो है वो कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को जो है वो ऑलवेज जज कर रहे होते हैं, और मैनेजर जो है वो भी प्रेस करते हैं अपने एम्प्लॉयज की जो है वो परफॉर्मेंस पे। अब हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि किस तरह से कोवर्कर्स जो भी काम करते हैं एम्प्लॉयज, वो किस तरह से अपनी जॉब पे जो है वो अपना काम अच्छे से एफर्ट करते हैं ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचे। टीम मेंबर्स इमीडिएटली साइज अप अ न्यू मेंबर, जिस तरह से टीम मेंबर्स में से कुछ का ओहदा जरा बड़ा हो जाता है क्योंकि जब न्यू मेंबर्स आते हैं, ठीक है, ये भी हम जज कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि बहुत से केसेस में हमारी जजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो रिजल्ट्स के लिए, उनके आउटकम्स के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर एप्लीकेशन आगे उन्होंने बताया हुए क्यों हमारी जजमेंट जरूरी होती है कि हम ये देखते हैं कि लोग किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब किस तरह से काम कर रहे हैं। कि जो हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, ऑथरन इफेक्ट, उसमें ये था ना लाइटिंग वगैरह कर ली कम या ज्यादा, एक में वैसे रहने दिए देखने के लिए कि क्या जो है वो कम या ज्यादा उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि एम्प्लॉय से इंटरव्यू लिया जाए, ठीक है। इंटरव्यू क्या करता है, वो जब उसने जो है वो एकदम उसको देखा ना, तो वो अपनी ना माइंड में उसका एक पर्सपेक्टिव बना लेता है। फिर चाहे वो अच्छा बोले बुरा बोले, आपके पॉइंट ऑफ मतलब कि जो बताना पूछना चाहते हैं वो ठीक से बताए, लेकिन अगर आपने एक उसका पर्सपेक्टिव बना लिया ना फर्स्ट साइड में, जो इंसान देख लेते हैं, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करो, उसी अकॉर्डिंग उसको जो है वो मार्क्स दोगे। तो उन्होंने कहा है कि जो इंटरव्यूअर्स एक परसेप्शनल जजमेंट बना लेता है ना, वो इनएक्यूरेट होती है, ठीक है। रिसर्चर ने ये शो किया है विद इन द 10th ऑफ द सेकंड पेज ऑफ फर्स्ट ग्लैंस इट फर्स्ट इंप्रेशन आर नेगेटिव, कि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही जो है वो नेगेटिव अगर हो जाता है, तो बाकी जो वेटेज है इंटरव्यू की वो कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि वो बाद में आती है, तो वो इंटरव्यू उसको कंसीडर नहीं करते हैं, वो उसी को कंसीडर करते हैं जो उन्होंने पहले बात की। हाँ, बहुत, हाँ जी, बहुत इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो कि अपने डिसीजन को जो है वो चेंज कर लेते हैं आफ्टर 4 या 5 मिनट्स के बाद, लेकिन ये बहुत कम होते हैं जो बाद में उनकी बातें सुनकर इंप्रेस होकर अपना डिसीजन चेंज कर लें। लेकिन ज्यादातर फर्स्ट इंप्रेशन जो उनका पड़ता है ना, उसी की बेस पर उनको मार्क्स वगैरह दे देते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अर्ली इन द इंटरव्यू कैरी ग्रेट वेट देन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन लेटर, कि जो पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो ज्यादा वेटेज रखती है बजाय इसके कि जो बाद में जो है वो इंटरव्यू जो है वो आप लोग लेते हो। आगे हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, people attempt to validate their perception of reality, even these are faulty. These items self-fulfilling proficiency and money effect describe on individual in determined by other expectations. यहाँ पे भी ये है कि लोग जो है वो अपनी जो है वो एक परसेप्शन बना लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रियलिटी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। कुछ भी अपने किसी भी चीज़ के बारे में अगर बना ले परसेप्शन उनकी हो जाए कि ये जगह मेरे लिए अच्छी नहीं है, मतलब कि बैड लग गया मेरे लिए ना, इसकी परसेप्शन बना लेंगे और वो गलत होगी, ठीक है। उसमें हकीकत है कोई सरोकार नहीं होगा, बस उनका कि कोई बैड एक्सपीरियंस किसी चीज़ को लेकर हुआ होता है और फिर वो यही समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना एक उन्होंने प्रोफिशेंसी एंड पैगमा पैगमालियन के इफेक्ट के बारे में बताया। इसमें यह था कि एक शख्स था, उसने ये दुआ की थी कि एक स्टैचू है वो जो है वो जिंदा हो जाए, इंसान बन जाए, तो वो इस तरह से बन गया था। तो इस तरीके का ये इफेक्ट उन्होंने बताया। अच्छा, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कोई भी इंसान जो है वो परसेप्शन को रियलिटी समझना शुरू कर देता है, हालांकि उसमें हकीकत कोई नहीं होती। अब एक मैनेजर है वो एक्सपेक्ट करता है अपने पीपल से बिग थिंग्स के, वो अच्छा काम करें, तो वो क्या करेगा, वो उनको डाउन करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, वो उनको मोटिवेट ही करेगा कि आप अच्छे से अच्छा काम करो। और यहाँ सिमिलरिटी, अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि वो ये कम भी परफॉर्म करेंगे, तो वो जो है वो लो एक्सपेक्टेशन ही उसकी उनके अकॉर्डिंग होगी, एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिटी बन जाती है। तो वहाँ पे ऊपर जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी के बारे में हमने पढ़ा ना, उसमें यही था कि एक शख्स जो है वो ये कहता है कि स्टैचू जो है वो रियल बन जाए, तो वो रियल बन जाता है, वो प्रे करता है उसके लिए। हमें बताया कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वही रियलिटी बन जाती है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे से काम करे, हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करेंगे, लेकिन अगर इसके बरक्स हम कहेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छा काम नहीं करे और ना वो मोटिवेट करेगा, तो जाहिर सी बात है फिर वो लो ही होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिटी बनाती है। फिर हमारे पास होता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन।
फिर हम लोगों ने जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके बिहेव पर उनको प्रेज करना है, ठीक है, उनकी प्रमोशन करनी है, उनकी पे रेज करने हैं, या फिर जो है वो उनको साथ रखने, उनको जो है वो जो कहते हैं ना उन्हें सैलरीज वगैरह उनकी इंक्रीज करनी है, ठीक है, इस तरीके से उनको करना है ताकि वो आउटकम्स भी हमें उसके अकॉर्डिंग दिया है। Appraisal can be objective. For example, a salesperson is appraised how many dollars of sales will generate instead many। अच्छा, ये मैनी को हटा देना, ठीक है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश उन्होंने की है, आज का प्रेजल कैन बी ऑब्जेक्टिव, क्या प्रेज करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हमारा मकसद है, क्योंकि जब हम लोगों को प्रेज करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, तो वो अच्छे तरीके से जो है वो काम करते हैं। यही बात है कि अगर जो सेल मैनेजर होता है, ठीक है, सेल पर्सन होता है, उसकी भी अप्रेजल अगर की जाए कि आपने अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छे से चीज़ों को सेल करें, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम करेगा। जॉब्स आर वैलिड सब्जेक्टिव मैटर। अब जॉब्स में जो है वो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की जाती है, उसमें ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं की जाती। सब्जेक्टिव मतलब कि उनसे इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं, और अगर प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं, उसमें एरर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि हम सिलेक्टिव पीपल करेंगे, ठीक है, और उनसे जो है वो हम लोग जो है वो राय वगैरह लेंगे, तो मे बी वो अपनी खुद से भी बातें जो है वो ऐड करें, तो इससे यहाँ पर जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता बल्कि सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट भी आ जाता है और हैलो इफेक्ट भी आ जाता है, और ये तमाम इफेक्ट करते हैं इसको। लिंक बिटवीन परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन क्या होता है, फैसला करना। इसमें होता है कि दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स हमारे पास होते हैं और हमने उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। मैनेजर जो है वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे मैनेजर माइक्रो लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो, मैनेजर का काम क्या है, डिसीजन करना, ठीक है। टॉप लेवल का जो होगा उसका ये काम होगा, मैनेजर, अच्छा, टॉप लेवल मेक डिसीजन, टॉप लेवल का जो है वो फैसले करेगा अबाउट ऑर्गेनाइजेशन गोल, मिडल लोअर मैनेजर्स मेक डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, पे बेसिस, ठीक है। जब टॉप लेवल का जो होता है मैनेजर, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को देखता है, ठीक है, उसका ये होता है फैसला करना, और जो मिडल लोअर लेवल के होते हैं उनका बाकी काम प्रोडक्शन को देखना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना, ये काम उनका होता है। इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में, और जो है बट द वे इंडिविजुअल मेक डिसीजन द क्वालिटी ऑफ चॉइसेस आर लार्ज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सपेक्टिव। लेकिन क्या बात है कि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है और फिर वो इन्फ्लुएंस करती है उसके फैसला करने में, ठीक है। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, अगली प्रॉब्लम कौन सी है, डिसीजन मेकिंग अगर रिएक्शन टू अ प्रॉब्लम। अब डिसीजन मेकिंग किस वजह से की जाती है, जब भी कोई प्रॉब्लम अकर होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से हम जो है वो फैसले करते हैं, ठीक है। This is discrepancy exists between the current state of affairs and some desired state required us to consider alternative course of action। मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड हो गई, या फिर हमारे कोई ऐसी चीज जो कि हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल ये जो कोरोना के डेज आए थे, तो हम लोगों ने जो क्या किया था कि ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन की बजाय ऑनलाइन एजुकेशन में से कन्वर्ट कर दिया, तो कि इस तरह के फैसले करने चाहिए कि हालात अगर बदलते भी है तो उसका अल्टरनेटिव हमारे पास जो है वो मौजूद हो। अगर देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी खराब होती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए गेट टू वर्क, आप उसका काम करवाना है आपने, और आप ये सोचोगे किस तरह से मुझे अब इसको काम करवाना है, इसको ठीक करवाना है, ठीक है। परसेप्शन एंड डिसीजन, परसेप्शन की बेस पे ही आप लोग जो है वो इवैल्यूएट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, इंटरप्रेट, जब आप किसी को कोई फैसला करना होता है तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करोगे, फिर उसको इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज से उसका डाटा कलेक्ट करोगे, उसको स्क्रीन करोगे, देखने की कोशिश करोगे कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर इसको इंटरप्रेट करोगे, इस तरह से आप फैसला करने के काबिल हो जाते हो। हमारी परसेप्शन जो भी होती है ना, वो आंसर्स करती है क्वेश्चंस को जो भी हमारे माइंड में आते हैं, और हमने जो फैसला करना होता है, हमें जो है वो उन अल्टरनेटिव्स का भी ख्याल रखना चाहिए, और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी जो है वो ख्याल रखना चाहिए। हमारा जो परसेप्शनल प्रोसेस है वो इफेक्ट करता है हमारे फाइनल आउटकम्स पे, ठीक है। जिस तरह का हम परसीव करेंगे उस तरह की हम फैसले करेंगे, डिसीजन करेंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो इसके 8 जो है वो 8 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले ये आपने देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जैसे हम रिसर्च करते हैं ना, उसमें भी हम एक पूरे प्रोसीजर चलते हैं। सबसे पहले हमने देखना प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हमने ये देखना है आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया, कि हमने फैसला करने के लिए क्राइटेरिया कौन सा लेना, हमने कहाँ से इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट करनी है। फिर हम उस क्राइटेरिया का वेटेज देखेंगे, मतलब कि ये देखेंगे किस तरीके से हमने इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर हमने इसके अल्टरनेटिव भी
वो भी डेवलप करना है कि अगर हमें इस तरीके से नहीं मिलेगा, कोई इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होगी तो हम इस तरीकों से करेंगे। फिर अल्टरनेटिव का एनालिसिस करेंगे, अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, उन पर काम करेंगे और इवेलुएट करेंगे अपने डिसीजन को देने के लिए, ठीक है। अब आगे उन्होंने बताया रैशनल मॉडल, बाउंड्री रैशनली एंड इंट्यूशन, ये मॉडल्स के बारे में बताइए, अभी हम पढ़ते हैं। आप रैशनल मॉडल, बाउंड्री रैशनली एंड इंट्यूशन, ठीक है। इंट्यूशन किसे कहते हैं? अपनी गट फीलिंग से जो चीज़ें हासिल, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई जो है वो फैसले लेता है, लेकिन ज़्यादातर ये काम मैनेजर्स का होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके पास 5 मैनेजर फंक्शंस होते हैं, 4 मैनेजर फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, चीज़ों को लीड करने की कोशिश करता है और कंट्रोल करता है। उसी को जो है वो डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। अब मैनेजर जो है वो एक दिन में बहुत ज़्यादा जो है वो डोजन ऑफ डिसीजंस लेता है, जो वो हो सकते हैं एम्प्लॉय से काम करने से रिलेटेड या उसको किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में रिपोर्ट चाहिए। 3 पर्सपेक्टिव्स उन्होंने यहाँ पे बताए हैं किस तरह से जो है वो मैनेजर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। एक रैशनल मॉडल, रैशनल डिसीजन मेकिंग, बाउंड्री रैशनली एंड इंट्यूशन है। रैशनल डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है कि लॉजिकल वे में चीज़ों को देखना, ठीक है, कंसिस्टेंट हो, लॉजिकल हो, उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को देखना और उनके बारे में फैसले करना, ठीक है, मैक्सिमाइज करना। वो assumed that manager decision making will be rational, but decision of Nokia company of not using Android is an example of no making decision rationally। मतलब उसका ये मकसद है कि हम लोग इसमें ये काम होता है कि जो मैनेजर है ना वो एक दिन में बहुत ज़्यादा डिसीजन ले लेता है, ठीक है, अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड, लेकिन उसको किस तरह से लेने चाहिए, रैशनली जो है वो फैसले करने चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैनेजर है वो रैशनली ही चीज़ों को जो है वो फैसले करता हो उसकी सोच विचार करके। जैसे यहाँ पर उन्होंने कोई नोकिया कंपनी की कोई एग्जांपल बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि यूज़ नहीं करना, एंड्रॉयड यूज़ नहीं करना इस तरीके से, लेकिन बाद में खुद वो उन्होंने वो कंपनी लॉन्च की थी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ बताने का ये मकसद है कि जो भी फैसले करने हैं ना किसी, क्या उसे कहते हैं, मैनेजर ने, ठीक है, तो वो उसने जो किस तरह से करने हैं, रैशनली करने, ठीक है। इसके भी जो है मॉडल उन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, फिर डिसीजन क्राइटेरिया देखना है, वेटेज देखनी है, फिर अल्टरनेटिव्स देखने हैं, इवैल्यूएट करने हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव को आपने सिलेक्ट करना है। बाउंडेड रैशनली का मतलब होता है कि आप लोगों ने ये देख लेना है कि जो भी आप अप्रोच यूज कर रहे हो इसकी लिमिटेड क्या है, ठीक है, लिमिटेशन इसकी क्या है, कि अगर आप लोगों ने मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ये लिमिटेशन होती है ना रिसर्च की कि हम लोगों ने कितने एरिया को कवर करना है, ठीक है, या हमारे पास कितने सैंपल साइज कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे ये बहुत रियलिस्टिक अप्रोच होती है जिसमें जो है वो मैनेजर फैसला करता है बाउंड्री रैशनली को लेकर, जिसमें ये कहा जाता है कि रैशनली वो चीज़ों के बारे में फैसला करेगा लेकिन लिमिटेड होगी, ये भी कि उसकी काबिलियत के मुताबिक भी हो, ठीक है। जो मैनेजर है वो इतनी मतलब कि जो उसकी जितनी उसकी काबिलियत है, जितनी कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग करे, ये नहीं कि वो ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, जितनी कैपेसिटी जितनी उसकी काबिलियत है उतना कर सकता है, जितने वो इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकता है। अब उन्होंने कहा है कि दे कांट एनालाइज इन्फॉर्मेशन अल्टरनेटिव मैनेजर सेटिस्फाई दे मैक्सिमाइज। अब क्या है कि तमाम चीज़ें जो है वो मैनेजर भी एनालिसिस नहीं कर सकता, ठीक है, वो भी जो उसको नजर आता है वो उसी चीज़ के बारे में जो है वो डिसीजन लेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है और हर कोई इसको जान नहीं सकता, ठीक है। वी ऑपरेट विद इन द कन्फाइंस ऑफ बॉडी नेशनैलिटी बाउंडेड रैशनली, कि हम लोगों ने अगर किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो हम उसके एक दायरा कार में रहते हुए करेंगे, ऐसा ही है ना। इसमें एक लिमिटेशन होती है अगले, क्योंकि ह्यूमन माइंड कॉम्प्लेक्स होता है, हर कोई आपको उतना ही बता सकता है जितना वो बताना चाहता है, ठीक है। तो ये भी इसलिए बाउंडेड लिमिटेशन होती है कि मैनेजर भी जो है वो फैसले करता है तो वो भी उतनी इंफॉर्मेशन की बेस पे करेगा जितनी उसको दी जाएगी, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है इंट्यूशन। अब उन्होंने कहा इंट्यूशन जो है वो ये लोग ना, ये जो मैनेजर्स होते हैं बाज़ औक़ात अपने ज़ाती तजुर्बे की बेस पर वो कोई ना कोई फैसला कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो कहेंगे कि नहीं जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो इस तरीके से हमारे पहले भी एम्प्लॉयज़ 5 साल से करते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो वो यहाँ पर कहेंगे कि इस तरीके से तुम काम करो, मेरा तजुर्बा है कि ये बहुत अच्छा होगा। जिस तरह कुछ टीचर्स होते हैं जो गेस्ट देते हैं उसी तरह से पेपर्स आते हैं, तो वो अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे फैसले करते हैं। तब यहाँ पे ये कि ये भी बाज़ औक़ात जो है वो ठीक भी साबित होते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो गलत भी साबित होते हैं, ठीक है।
अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोग जज करते हो, और ये इसमें रैशनली कोई नहीं होता कि आप सोच विचार करके चीज़ों को करो, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, जो रैशनली तरीका होता है वो एक सिस्टमेटिक भी होती है किसी भी चीज़ को डाटा कलेक्ट करने की। टू कैन इम्प्लॉज ईच अदर, मतलब कि इसमें यह है कि ऑलवेज हर चीज़ जो है वो सेम नहीं होगी, ये जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, चेंज हो सकती है। यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि डिसीजन मेकिंग के लिए 5 यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले यहाँ वो एक्सपीरियंस की बेस पे डिसीजन मेकिंग करेगा, इफेक्ट की बेस पे कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, अगर क्या इनके अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। यहाँ पे कॉग्निटिव पे डिसीजन जो उसने अपने माइंड में रखा होता है चीज़ें, उसकी बेस पे वो फैसले करेगा। सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारी वो बातें हमारे माइंड में नहीं होती या फिर चल रही होती है, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आप लोगों को फैसला अचानक लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये वो होती है सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग, के बगैर आप इतना उसके बारे में सोचते भी नहीं हो, या सोचोगे तो बाख्तियार, मतलब कि आप इख्तियार में होगा, वैसे को सोच आ जाएगी। लेकिन कोई ऐसा मामला हो जाता है कि आपको उस टाइम पे कोई वो इमोशनली हो के जो है वो कोई स्टेप लेना पड़ता है, तो वो हमारा जो है वो सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस होता है। या मैं वैल्यूज और एथिक बेस्ड डिसीजन को, जो एथिक्स के मतलब एथिकल और वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो हम लोग जो फैसले करते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एस्पेक्ट्स उन्होंने हमें बताए हैं मैनेजर के। रैशनल मॉडल, बाउंडेड रैशनली एंड इंट्यूशन। रैशनल मॉडल में क्या बात होती है, क्या उन्होंने कहा है कि इसमें जो मैनेजर है वो लॉजिकली वे में चीजों को देखेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फैसले करेगा। बाउंडेड रैशनली में क्या होता है कि एक लिमिटेशंस होती हैं कि हम लोगों ने कितना नॉलेज है। हाँ, मतलब कि एक मैनेजर जो है वो उतना ही ले सकता है इन्फॉर्मेशन जितनी कोई देना चाहे। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन माइंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हम उनको हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट को नहीं जान सकते। ठीक है, ये भी लिमिटेशन। इंट्यूशन क्या होती है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे या फिर अपने कोई भी हमारे तजुर्बात के बुनियाद पर नाम करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉमन बायस एरर्स इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में कौन से बायसेस और एरर्स आते हैं। बायसेस का मतलब क्या होता है, अपनी मर्जियां शामिल करना। ठीक है, ये एरर्स में आ जाते हैं। अच्छा, अब डिसीजन मेकिंग करते वक्त बाउंडेड रैशनली में, कि जैसे कि हमने इतना ही इंफॉर्मेशन को देना चाहे उतनी ही, लेकिन बाज़ औक़ात ये किया जाता है कि सिस्टमैटिक बायसनेस कर ली जाती है, मतलब कि जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उतनी उसने नहीं दी, तो बाकी हम लोग खुद से ऐड कर लें। ठीक है, या फिर हम इसी को जजमेंट को बढ़ाने की कोशिश करें। वही बात है, किसी ने इंटरव्यू में हमें थोड़ी बात बताई है, जितनी वो बताना चाहता है हम अंदर एडिशन अपनी तरफ से कर लें, तो वो आ जाएगी हमारे पास बायसेस में। ठीक है, अपनी मर्जी शामिल कर लेना। To minimize effort and avoid difficult, people tend to rely too heavily on experience, gut feelings, and convenient rules of thumb. These shortcuts can be helpful, however, they can also falsify rationally। मतलब कि बाज़ों का जो वो एफर्ट्स को कम करने के लिए, या हम लोग डिफिकल्टी को जो है वो अवॉइड करने के लिए, हम कोई इस तरह की डिसीजन ले लेते हैं अपनी गट फीलिंग से, जो कि बाज़ों का जो है अच्छे साबित होते हैं, बाज़ों का नहीं, मतलब कि शॉर्टकट्स का इस्तेमाल जो है वो कर लेते हैं, और ये जो है वो रैशनली तौर पे गलत हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे उन्होंने थोड़े से बताया, जो है वो डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जब कोई मैनेजर फैसले लेता है ना, बाज़ों का कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। ठीक है, जब मैं बात बताई भी है कि डिसीजन मेकर जो है ना वो ये सोचता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, और मेरी परफॉर्मेंस जैसे जो है वो सबसे बेहतर है। ठीक है, वो ओवर कॉन्फिडेंस बायस, मतलब कि या फिर वो अपने एम्प्लॉय जो उसका कोई बहुत अच्छे वाला हो, मतलब कि जो उसका क्लोज होगा तो उसको बहुत प्रेफर करेगा। ठीक है, एक होता है एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग इफेक्ट में ये देखा जाता है, इनिशियल इंफॉर्मेशन से जो चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद जो है वो आगे चला जाता है। फेल टू adequately adjust for subsequent information, first impression, ideas and estimate carry more weightage related to information received later। इसमें भी यही बात है एंकरिंग इफेक्ट में, कि आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हो, फर्स्ट साइड में आपको जो चीज़ सही लगी है या गलत लगी, आप उसी की बेस पे जो है वो डिसीजन ले लेते हो, आप आगे जो है वो
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो नहीं देखोगे। फिर हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिव पर्सपेक्टिव बायस, कि हम लोगों ने किसी सिलेक्टिव पर्सन को जो है वो उसके बारे में कोई राय काम कर लिया, ठीक है। दे आर यूजिंग द सिलेक्टिव पर्सन बायस व्हेन डिसीजन मेकिंग सिलेक्टिवली ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट इवेंट्स बेस्ड ऑन देयर बायसेस परसेप्शन। कि देखो कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कहीं पे ये देखना है करप्शन कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो हम लोग ज्यादातर अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अपने किसी जानने वाले पे कि हमें पता हो आइडिया हो कि ये करप्शन करते हैं या किसी किसी इस तरह की अ, इस तरह के लोग हैं जिनसे हमें कोई वैसे कोई जो है वो क्लैश है हमारा, तो हम उनको सिलेक्ट करेंगे बजाय इसके कि हम अपनों में से भी किसी को सिलेक्ट करें, ठीक है। ये भी हम लोग लगा लेते हैं। या हम देखेंगे कि और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का देख लेंगे, या फिर हम लोग ये देखेंगे किसी इंस्टीट्यूशंस में जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं वहाँ पे जो वो कुछ बच्चे जो है वो बदतमीज ज्यादा होते हैं, ठीक है फॉर एग्जांपल। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करेंगे और उनका देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये भी इसमें भी हम लोग ये कहेंगे कि ये भी बायसनेस परसेप्शन भी आ जाती है कि हम लोगों ने सिलेक्टिव लोगों पे करनी होती है। अच्छा, decision maker who seek out information that confirm the validity their past choices and confirm information that go against past judgment exhibit the confirmation biases। मतलब किसमें भी ये confirmation biases में कि अगर हमारा कोई past experience किसी से अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो हम लोग अब भी काफी देर बाद भी अरसे बाद भी हम लोग उसी भी आप उसको जो है वो जज कर रहे होंगे, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है अवेलेबिलिटी एरर। बाजों का जो है वो हमारे पास जो भी चीजें होती हैं वो भी एरर में होती हैं, वो उस तरीके से नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे बताया ना, द अवेलेबिलिटी बायस हैपेंस व्हेन डिसीजन मेकर्स टेंड टू रिमेंबर इवेंट्स दैट आर मोस्ट रिसेंट एंड क्लियर इन देयर मेमोरी। द रिजल्ट इट डिसॉर्ट्स द एबिलिटी टू रिकॉल इवेंट्स इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड रिजल्ट्स इन डिसॉर्ट जजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट। मतलब किसमें ये है कि जो भी उसके माइंड में किसी भी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में उसी तरीके से जज कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट पे क्या आ रहा है हमारे पास, सेकंड लास्ट पॉइंट है सीरियसनेस ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आप किसी चीज के बारे में सीरियस हो तो उसके साथ आप कमिटेड हो जाओ। इसमें हो गया रेफर्स टू स्टेइंग विद अ डिसीजन व्हेन देयर इज अ क्लियर एविडेंस इट्स रॉन्ग। कंसीडर अ फ्रेंड हु हैज बीन अच्छा डेटिंग समवन। अच्छा, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने जो भी अगर आपने फैसला करना है, अगर आप किसी से सीरियस हो तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने डिसीजन लोगे। जैसे कि बताया था कि एक पर्सन जब किसी के साथ डेट करता है लेकिन उसका उसके साथ कोई क्या उसे कहते हैं कोई अटैचमेंट वैसी नहीं होती, एक इंटरेक्शन जो है वो नहीं होती, लेकिन वो उन्होंने एक साथ इतना अरसा गुजारा होता है और वो उसको जो है वो मैरिज के लिए प्रपोज कर लेगा। ये अगर हम इस एग्जाम्पल को साइड पे रखें, अगर हम देखें कि कोई क्लास फेलोज है, ठीक है, वो स्कूल से साथ हैं, कॉलेज तक साथ आई हैं, तो कभी किसी फ्रेंड को जो है वो किसी हेल्प की जरूरत हो, ठीक है, कॉलेज लाइफ में, ठीक है, तो अगर वो अपनी उस फ्रेंड से कहेगी वो उसके साथ इतनी अरसे से, तो वो उसके लिए करेगी अपनी कमिटमेंट के लिए, वो सीरियस होगी क्योंकि उसको पता है कि रिलेशनशिप जो है वो मैंने बड़े अरसा इसके साथ गुजारा है, मुझे जो है वो इसके लिए करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है कि वो उसकी जस्टिफिकेशन ये होगी कि आई हैव अ लॉट इन्वेस्ट इन द रिलेशनशिप, कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ जब इन्वेस्ट कर किया है, तो मुझे इसके मुताबिक सीरियसली जो है वो फैसला लेना चाहिए। आगे हमारे पास आ जाता है रैंडमनेस एरर। Most of us like to think we have some control over an our world and our destiny, our tendency to believe we can predict the outcome of random events in the randomness errors। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी एरर आता है कि हम लोग समझते हैं कि हम हालात को जो वो कंट्रोल कर लेंगे, जैसे दुनिया हमारे कंट्रोल में है, तो ये भी एरर है, हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। हमारी ये इसमें टेंडेंसी होती है कि हम आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि आगे ये अब आगे ऐसे आएगा और मे बी वो गलत हो जाए या मे बी वो सही हो जाए, ठीक है। तो इसके भी हाँ ये है। आगे हमारे पास आता है रिस्क अवर्जन। इसका ये मतलब होता है कि जो है वो रिस्क ले लेना, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देना, ये रिस्की हुआ ना, ये अगर ले लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि मॉडरेट अमाउंट में अगर अगर रिस्क लेते हैं तो उसके जो है अगर हम मीडियम मतलब कि मॉडरेट अमाउंट में अगर रिस्क ले भी लेते हैं तो अगर हमारा फायदा होगा तो वो ज़्यादा होगा, डबल होगा, ठीक है। इवन इफ रिस्क आउटकम माइट हैव अ हायर एक्सपेक्ट पे ऑफ, कि उससे ज़्यादा उसको जो है वो पे ऑफ होगा अगर वो मिनिमम, हाँ मतलब कि मॉडरेट मतलब कि मिडिल में जो है वो मॉडरेट अमाउंट में जो है वो अगर रिस्क को ले भी लेता है, तो ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर